प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बीए बेसिक और ऑप्शनल, ओके, उसके बाद में बीकॉम फर्स्ट सेम के लिए, बीबीए के लिए, बीएससी के लिए और बीसीए के लिए और बीबीए के लिए भी, बीबीए के लिए भी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी के लिए कॉमन रूप से यहाँ पर आपको रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय के तहत जो भी छात्र हिंदी विषय को चुनते हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर कुछ विषय को कंपलसरी हर एक सिलेबस में रखा गया है जो हिंदी भाषा के ऊपर आधारित है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा अधिनियम। देखिए 1963 का एक अधिनियम आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑलरेडी मैंने जानकारी वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से मैंने आपको दिया है, लेकिन कुछ छात्रों ने फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद में मैं एक नया वीडियो आज बना रहा हूँ। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, राजभाषा अधिनियम जो 1967 का है और इसमें हम संशोधन रूप देखने के लिए मिलता है। कौन सा रूप? संशोधन रूप, थोड़ा सा परिवर्तन। संशोधन का मतलब होता है यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन। यहाँ पर कुछ इस राजभाषा के नियम में कुछ जो परिवर्तन किए गए, उन सारे परिवर्तनों को इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। और तीसरा यहाँ पर जो है राजभाषा नियम 1976। देखिए 1976, इस तरह से हम राजभाषा के 1, 2, 3 यहाँ पर संशोधन, पहला जो है ओरिजिनल, उसके बाद में संशोधन, उसके बाद में नियम, इस तरह से 3 ईस्वी के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। पहला 1963 में और दूसरा 1967 में और तीसरा 1976 में। राजभाषा, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा राजकाज की भाषा होती है, मतलब ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಾಷೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾಜಭಾಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಕನ್ನಡ। ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ರಾಜಭಾಷೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತವು ನಮ್ಮದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜಭಾಷೆ ಇದೆ। ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವ। ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ। सो ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। एग्जांपल ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗಷ್ಟೇ। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, सभी को पता है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन हिंदी के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजी भी है। कौन सी है? अंग्रेजी, ये ध्यान में रखना है आपको। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी यहाँ पर भारत की राजभाषा है। लेकिन जब राजभाषा अधिनियम बनाया गया था 1963 में, जब यही कहा गया था, इसमें संविधान जब हमने जारी किया था ना, तब संविधान जारी हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान जारी किया गया था। ओके, संविधान हमारा कब जारी हुआ था? 1950 को। तभी से हमारे जो राजभाषा का नियम था उसके हिसाब से हमने क्या कहा गया था, 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी हमारी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी हमारी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी हमारी क्या होगी? राजभाषा होगी, ऐसा उसमें कहा गया था। लेकिन बाद में जो हुआ, उसके बाद में 13 अप्रैल को 1963 को एक राजभाषा अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के साथ एक बिल क्या है संसद में पेश किया गया और इस पेश में यही कहा गया कि ये जो है ना
15 वर्ष तक चलेगा। कब तक? अंग्रेजी कब तक चलेगा? 15 वर्ष तक रहेगा। लेकिन हमारे राजनेताओं की मंशा आज इस तरह हो गई है कि आज भी हिंदी के साथ साथ भारत की राजभाषा अंग्रेजी ही बन रही है। और यह भी कहें तो गलत नहीं होगा कि हिंदी को भूल गए हैं सभी लोग और अंग्रेजी को ही अपना लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर हमारे देश की भाषा हिंदी को हम भूल रहे हैं और विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपना रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी भी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हर एक भाषा अपने लिए जरूरी है। मातृभाषा हमें कन्नड़ बहुत आवश्यक है, उसके बाद में इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद में हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और यह भी हमारे लिए अत्यावश्यक है। कर्नाटक केवल हमको क्या होगा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा काम आएगी और इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में काम आएगी, हिंदी पूरी इंडिया में काम आएगी। अंग्रेजी भी आपको काम आएगी, लेकिन अंग्रेजी हर जगह नहीं काम आएगी वहाँ, क्योंकि अंग्रेजी हर कोई नहीं जानता है, हो ना। जैसे ऑटो वाला, रिक्शा वाला, हर कोई अंग्रेजी में नहीं बात कर सकता है, सब्जी वाला है ना, ये सब अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते हैं। हम अंग्रेजी किसको समझते हैं? बहुत पढ़े लिखे लोगों की भाषा समझते हैं। लेकिन क्या हमारी काम काज पढ़े लिखे लोगों के साथ ही होता है? नहीं। तो इस तरह यहाँ पर अधिनियम बनाया गया और यही अधिनियम राजभाषा अधिनियम है और इन सभी अधिनियमों के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। ओके, राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया और इसको बनाने के बाद में अनुच्छेद 343 के अनुसार इसमें क्या कहा गया, 26 जनवरी 1965 तक संघ की राजभाषा होगी। किसके अनुच्छेद के साथ? 343। ओके, 343 अनुच्छेद की बात कहा गया, लेकिन ये ऐसा ही आगे बढ़ता गया, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1967 में यहाँ पर संशोधन राजभाषा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, संशोधित राजभाषा नियम को जारी कर दिया गया। और उस नियम के तहत कुछ यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स में बताता हूँ। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी को उस समय तक सहभाषा का स्थान मिलता रहेगा जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत नहीं हो जाते। पहला मुख्य मुद्दा यही है, यही कहा गया कि जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, जो स्टेट्स, उन स्टेट जब तक हिंदी को अपनाएंगे नहीं, जब तक अंग्रेजी को ही उनकी राजभाषा के रूप में हम स्वीकार करेंगे। दूसरा देखिए, जिन राज्यों ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए अपना लिया है उनके साथ तो केंद्रीय सरकार पत्र व्यवहार हिंदी में होगा, किंतु जिन राज्यों ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं अपनाया उनके साथ पत्राचार अंग्रेजी में होगा। तो केंद्र सरकार कहता है दूसरा नियम कि जिन राज्यों ने हिंदी को अपनाया है भारत सरकार उनसे हिंदी में ही पत्र व्यवहार करेगा, लेटर भेजेगा, लेकिन जिन राज्यों ने हिंदी को नहीं अपनाया उनके साथ भारत सरकार क्या करेगा, अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार करेगा। तो तीसरा यहाँ पर नियम बनाया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाला राज्य जब किसी ऐसे राज्य के साथ पत्राचार करेंगे जिसने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं अपनाया है तब हिंदी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। लेकिन सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को न अपनाने वाले राज्यों के लिए अंग्रेजी में लिखे पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भेजने की बाध्यता नहीं होगी। देखिए यहाँ पर तीसरा नियम यह बनाया गया कि जो राज्य हिंदी को मतलब राज्य के बीच में अगर कोई संपर्क करना है तो जो राज्य हिंदी भाषा को अपना चुके हैं वो क्या करेंगे, जो राज्य हिंदी को नहीं अपना चुके हैं उनके साथ पत्र व्यवहार करेंगे तो केवल अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार होगा। लेकिन जो राज्य हिंदी को अपना चुके हैं और उनके साथ अगर पत्र व्यवहार होगा तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी उनको भेजी जाएगी। लेकिन जिन्होंने हिंदी को छोड़ दिया है, केवल अंग्रेजी को अपनाया है, उनके साथ केवल अंग्रेजी में ही यहाँ पर पत्र व्यवहार होगा। यह तीसरा नियम है। और चौथा नियम है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कंपनियां, निगम आदि आपसी पत्रचार में हिंदी पत्रों के साथ अंग्रेजी और अंग्रेजी पत्रों के साथ हिंदी अनुवाद भेजेंगे। देखिए
केंद्र सरकार यहाँ पर कहता है केंद्र सरकार अपने डिपार्टमेंट्स को क्या करेगा, जैसे कोई भी मंत्रालय हो, शिक्षा विभाग हो या कोई भी आरोग्य मंत्रालय ले लीजिए, प्रशासन मंत्रालय ले लीजिए, कंपनियां ले लीजिए। केंद्र सरकार अगर किसी को अपनी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के ऑफिशियल को अगर कोई नोटिस भेजता है, कोई लेटर भेजता है, तो वो क्या करेगा, हिंदी के साथ अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ हिंदी दोनों को भी वहाँ पर भेजेगा। और 5वां नियम यहाँ पर बनाया गया, सरकारी संकल्पों, आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञापनों को और प्रशासनिक प्रतिवेदनों को आदि को हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। 6ನೇ ನಿಯಮವನ್ನು 1967ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 6ನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। सरकार की ओर से किए गए कार्यों में जैसे एग्रीमेंट हो गया और संविदाओं का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आदि तथा निविदा पत्रों का जैसे टेंडर और जैसे अन्य लाइसेंस और अन्य जैसे परमिट्स कुछ भी देना हो तो भाषाओं का इसमें क्या किया जाएगा, दोनों भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाए, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1967 में कितने रूल्स बनाए गए, 6 रूल्स बनाए गए। इस 6 रूल्स का महत्व यही है कि यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी को, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी को एक सहमति के रूप में प्रयोग करने का एक यहाँ पर हमको मुख्य रूप से अंश दिखाई पड़ता है। उसके बाद में 1976 में और एक परिवर्तन, कुछ नियमों को परिवर्तन किया गया, जो अभी मैंने बताया 6 नियम, उन सभी नियमों में परिवर्तन करने के बाद में यहाँ पर और एक नियम बनाया गया जो 1976 का राजभाषा नियम हो गया। यहाँ पर देखिए अधिनियम है, यहाँ पर संशोधन है, यहाँ पर नियम है। तो यहाँ पर राजभाषा का नियम बनाया गया, उसमें कुल मिलाकर 9 पॉइंट्स हैं। कितने? 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नियम है, ये नियम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समितियां और अभिकरण जैसे तथा केंद्रीय सरकार का स्वामित्व वाले और नियंत्रणाधीन निगम, कारपोरेशन या कंपनी या कार्यालय आदि में भी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की परिभाषा में आते हैं। अंदर हिंदी भाषा को कहाँ पर केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में यहाँ पर क्या कर दिया गया, हिंदी को एक कंपलसरी के रूप में वहाँ पर रखा गया है। उसके साथ देखिए केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्र आदि हिंदी भाषा राज्यों में जिन्हें क क्षेत्र राज्य कहा जाएगा और को हिंदी भेजेंगे, और यदि किन्हीं असाधारण दशाओं में जैसे पत्र आदि इन्हें अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनका हिंदी अनुवाद साथ में भी भेजा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई राज्य हिंदी भाषा को अपना चुका है तो उसे हिंदी में पत्र व्यवहार मिलेगा, लेकिन हिंदी के साथ साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उस राज्य को भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के देखिए संघ क्षेत्रीय प्रशासनिक राज्यों में जिसे ख क्षेत्र कहा जाएगा वहाँ पर हिंदी में भेजे जाते हैं तो उन्हें हिंदी अनुवाद के साथ साथ भी भेजे जाएंगे। लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ऐसे किसी एक भाषा में भेजे जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर क्या किया गया, दूसरा नियम बनाएगा। देखिए चौथा नियम यहाँ पर है, अन्य अहिंदी भाषी राज्यों को जिन्हें ग क्षेत्र, अहिंदी राज्यों को कहाँ रखा गया है, ग क्षेत्र में रखा गया है, उसमें किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि सामान्यतः अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। मतलब जिन्होंने हिंदी को नहीं अपनाया है उसे क्या कहेंगे, ग क्षेत्र में अपनाएंगे। ग क्षेत्र क्या होता है, जो हिंदी को अपना चुके हैं, क क्षेत्र हो गया। ओके, यहाँ पर क क्षेत्र क्या होता है, हिंदी को जो अपना चुके हैं, और ख क्षेत्र क्या होता है, जो हिंदी को तो अपना चुके हैं लेकिन उनके साथ साथ
अंग्रेजी भी वो अपना चुके हैं। और यहाँ पर ग क्षेत्र क्या होता है, ग क्षेत्र यहाँ पर होता है जिन्होंने संपूर्ण रूप से हिंदी को नहीं अपनाया है। देखिए, क क्षेत्र संपूर्ण रूप से हिंदी को अपना चुके हैं और ख क्षेत्र आधा हिंदी और आधा अपनी भाषा को अपना चुके हैं। और यहाँ पर ग क्षेत्र संपूर्ण रूप से हिंदी को नहीं अपनाया है, उसने अपनी भाषा को और अंग्रेजी भाषा को मात्र अपनाया है। इसलिए ग क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये केरला, ये सब क्या होते हैं, ग क्षेत्र में आते हैं। और इनके लिए केवल केंद्र सरकार क्या करेगा, केवल अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार करेगा। देखिए, यहाँ पर 5वां नियम हो गया और 6वां नियम है हिंदी के प्राप्त पत्रादि और हिंदी में ही दिए जाएंगे। जब कभी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिंदी में किया जाए तो उस पर ही हिंदी के हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर और एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया कि अगर आप हिंदी में कोई जानकारी चाहते हैं तो अगर हिंदी में अगर आप पत्र लिखते हैं और उसका सिग्नेचर अगर आप हिंदी में करते हैं साइन में, तो अगर आप हिंदी में साइन करेंगे तो आपको उस पत्र का जवाब हिंदी में ही दिया जाएगा। ऐसा नियम वहाँ पर बना दिया गया। उसके बाद में केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जिसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तकनीकी भाषा जानता है, तो उसे तकनीकी और अन्य रिलेटेड तकनीकी भाषा को छोड़कर उसे सामान्य रूप से हिंदी में ही सभी जानकारी दी जाएगी। उसे अन्य अंग्रेजी में जानकारी नहीं दी जाएगी क्योंकि उसको हिंदी संपूर्ण रूप से आता है। लेकिन टेक्निकल इश्यू आने पर उसे मात्र हिंदी में जानकारी वह मांग सकता है, अनुवाद मांग सकता है, ट्रांसलेशन मांग सकता है। लेकिन कब, जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो। देखिए, और इसमें देखिए केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, 8वां, केंद्र सरकार का कार्यालय संबंधित सभी मैनुअल और संहिताएं मतलब कोड्स और अन्य प्रक्रिया संबंधित साहित्य हिंदी अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे। सभी फॉर्म और रजिस्टरों के शीर्षक, नामपट आदि हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। मतलब यहाँ पर कहने का 8वां रूल्स है, केंद्र सरकार के कार्यालय के संबंधित सभी मैनुअल्स, जो भी मैनुअल्स होंगे उस सभी मैनुअल्स क्या होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी और उनमें जो भी विवरण होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, 9वां रूल्स यहाँ पर बनाया गया, प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों के समुचित रूप में अनुपालन किया जा सके। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक एक कार्यालय के प्रशासनिक एक ऑफिसर होता है, हेड ऑफिसर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वहाँ पर हिंदी जो है आवश्यक रूप से हिंदी और होना चाहिए और हिंदी का रूपांतर भी वहाँ पर अंग्रेजी में होना चाहिए। यहाँ पर देखा तो क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं देख लीजिए, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप संघ राज्य, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। यहाँ पर संपूर्ण रूप से हिंदी को अपना लिया गया है। इसलिए केंद्र सरकार क्या करेगा, इन राज्यों के साथ हिंदी में वार्तालाप करेगा और हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी का भी उन्हें लेटर भेजेगा। और ख क्षेत्र देखिए, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और कुछ भाग चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्होंने क्या किया है, हिंदी को नहीं अपनाया है लेकिन हिंदी को मानते हैं, जानते हैं, तो इसलिए वहाँ उस क्षेत्र में क्या होगा, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी उनको भेजी जाएगी। लेकिन पहले क क्षेत्र में उनके साथ भारत सरकार केवल हिंदी में वार्तालाप करेगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो उनको भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी भेजी जाएगी। लेकिन ग क्षेत्र होते हैं जिसे हिंदी एतर क्षेत्र बोलते हैं, ग क्षेत्र जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, ये क्या हैं आपके इसमें ग क्षेत्र में आते हैं। तो इन ग क्षेत्रों के साथ केंद्र सरकार केवल अंग्रेजी में ही वार्तालाप करेगा, अंग्रेजी में ही पत्र भेजेगा, उन्हें हिंदी में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में, इन राज्यों के सभी कार्यालयों में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा वहां पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भेजा जाएगा। लेकिन जब केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी तो केवल अंग्रेजी में ही उनको लेटर्स
भेजेगी, क्योंकि इन क क्षेत्र के सभी स्टेट क्या हैं, हिंदीएतर क्षेत्र हैं, यह यहाँ पर कहा गया। इस तरह से आज हमने छात्रों क्या देखा, 3 नियमों को देखा जो 1963 में पहला राजभाषा बना और बाद में 1967 में बना, बाद में 19 जो है यहाँ पर आपको 76 में बना। तो इस तरह से 3 हमने यहाँ पर संशोधन देखा। तो इस संशोधन के बारे में बस इतना ध्यान में रखिए, ये संशोधन क्या है, ये संशोधन जो है राजभाषा हिंदी को स्थानमान देने के लिए यहाँ पर किया गया। पहले संशोधन जब संविधान जारी हुआ था 26 जनवरी में, तो हमने यही सोचा था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी केवल 15 साल तक रहेगी। 15 साल के बाद में जब तक सभी लोग हिंदी को जान जाएंगे तो हम अंग्रेजी को क्या है निकाल देंगे और अंग्रेजी को हम राजभाषा के रूप से निकाल देंगे और हम हिंदी को ही रखेंगे। लेकिन जब 1963 का संशोधन हुआ, इस संशोधन में आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसने विरोध किया और उसने अंग्रेजी को ही रखने के लिए कहा। इसलिए नियम बनाया गया कि जब तक अहिंदी मतलब हिंदी जो नहीं बोलते हैं राज्य, जब तक हिंदी को नहीं अपनाएंगे, जब तक उनको हिंदी नहीं दिया जाएगा, उनके साथ पत्र व्यवहार उनकी भाषा में ही किया जाएगा। ऐसे संशोधन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो छात्रों, इससे संबंधित कोई भी अगर आपको प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, बस ध्यान में रखिए यह आपको क्या है 5 मार्क्स के लिए या तो 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं। कुल यह 15 मार्क्स के लिए होता है, कुल यह 15 मार्क्स के लिए होता है और 1 या 2 अंक के प्रश्न इसमें 2 होते हैं। इस तरह से ये 15 से 16, 17 मार्क्स का या 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। 1 मार्क्स के इसमें से क्या आएंगे, इसी में से मतलब हिंदी की भाषा की स्थिति गति उससे संबंधित यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद में टिप्पणी पूछी जाएगी जो आपके लिए होगा। उसके बाद में 10 मार्क्स का इसी के ऊपर आपको पूछेंगे कि राजभाषा अधिनियम के बारे में लिखिए। तो मेन आपको इसमें लिखना है और मेन पॉइंट्स लिखना है। जो मैंने नोट्स भेजा है उस नोट्स में उसको मार्क किया है, उस नोट्स को देखिए, उसमें कोई अगर डाउट्स अगर आपको होता है तो उस डाउट्स को मेरे साथ क्लियर कर लीजिए। ओके, ये सभी के लिए ध्यान रखिए, बीए बेसिक, ऑप्शनल, बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए, बीएससी, बीसीए और यहाँ पर बीबीए। इसके हिसाब से भी बीए के कोई भी कोर्स में, बीकॉम के कोई भी कोर्स में मतलब फर्स्ट सेम के लिए कोई भी ग्रेजुएट की कोई भी कोर्स जो भी आप हिंदी विषय लेते हैं उसमें यह आपको कंपलसरी रहता है। इतना ध्यान में रखिए विद्यार्थियों। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो ही बनाया आपको कि कोई डाउट ही ना रहे। लेकिन अगर आप आधा वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको यह समझ में आएगा। ओके, क्लियर। आज के लिए इतना, धन्यवाद छात्रों। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।